तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी पुष्पा को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। लाल चंदन की लकड़ी भारत के सिर्फ शेषाचलम शहर के जंगलों में ही पाई जाती थी, तो ये एक तरह का सोना ही मानी जाती थी। इसे भारत से तस्करी करके चाइना और जापान में भेजा जाता था और इसे काटना या बेचना गैर कानूनी था, इसलिए काफी रिस्की काम था। लेकिन इस गलत काम को करने वाले लोगों का ये मानना था कि जहाँ कानून होता है वहीं तो क्राइम होता है। अब इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लाल चंदन की लकड़ी से भरा ट्रक तस्करी करके ले जा रहा होता है, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोक लिया होता है। आदमी पुलिस को घूस देने के लिए 5,000 कीमत बताता है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। आदमी ऐसे ही कीमत बढ़ाते हुए 1 लाख पहुंच जाता है और उसी बीच वो पुलिस वालों से हाथापाई भी कर रहा होता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तब वो कहता है कि 1 लाख सभी के लिए नहीं बल्कि 1 लाख हर किसी को मिलेगा। ये सुनने के बाद पुलिस वाले अपनी सारी जिम्मेदारियां भूलकर पैसों के लालच में उसे छोड़ देते हैं। तब एक पुलिस वाला उस आदमी का नाम पूछता है तो आदमी बताता है कि मेरा नाम पुष्पा है, लेकिन नाम याद मत रखना। पुष्पा दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में काम मिले वहीं पर लग जाता था। एक दिन ऐसे ही पुष्पा फैक्ट्री के बाहर मस्त आराम से कुर्सी में बैठे चाय पी रहा होता है जैसे कि कोई महाराजा हो। तभी वहाँ पर फैक्ट्री का मालिक आता है और उसे देखते ही चिढ़ सा जाता है, क्योंकि वो बैठा ही ऐसा था जैसे कि फैक्ट्री उसकी हो। मालिक को उसका रवैया पसंद नहीं आता तो वो अपने एक वर्कर को उसे समझाने के लिए भेजता है। पुष्पा अपने ही ऐट में रहता था तो वो उसकी एक भी नहीं सुनता बल्कि नौकरी ही छोड़कर निकल जाता है। पुष्पा का नेचर कुछ ऐसा ही था, वो किसी की भी नहीं सुनता था और न ही किसी के आगे झुकता था, बस अपने मन की ही करता था। अब एक दिन पुष्पा मजदूरी करने के लिए वहाँ बैठा होता है जहाँ से सब मजदूर काम के लिए जाते थे। वहीं पर कुछ लोग आते हैं जो काम करने के 1,000 रुपए दे रहे थे, लेकिन वो काम गैर कानूनी था। लेकिन पुष्पा उसी काम को करने के लिए निकल जाता है। पुष्पा और बाकी सभी मजदूरों को जंगल ले जाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें लाल चंदन के पेड़ काटने को बुलाया गया है। अब सभी लोग पेड़ काटने में पड़े होते हैं कि तभी वहाँ पर DSP गोविंद आ जाता है, जो कि ऐसे ही गैर कानूनी काम करने वालों के ऊपर लगाम लगाता था और उसके होते हुए कोई भी गैर कानूनी काम कर पाना मुश्किल ही था। पुलिस को आता देख सभी लोग काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं, लेकिन तभी पुष्पा सबसे कहता है कि हमने इतनी मेहनत करी है, उसे हम छोड़कर नहीं जा सकते और मेरे पास एक आइडिया है। अब हम देखते हैं कि DSP गोविंद वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उसे कहीं पर भी लकड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही होती। उसके पूछने पर मजदूर कहते हैं कि हम तो यहाँ बकरियां चराने आए हैं। तभी पुष्पा भी खड़ा हो जाता है और उल्टी सीधी बातें करके पुलिस वाले की बेइज्जती करने लग जाता है। पुलिस वाला उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी सारे मजदूर भी कुल्हाड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं। दूसरा पुलिस वाला गोविंद को समझाता है कि अभी इनकी संख्या ज्यादा है तो हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। अब पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है और तब हम देखते हैं कि पुष्पा ने सारी लकड़ियाँ बांधकर पेड़ के ऊपर ही लटका दी थी। अब इसके बाद सब मस्त आराम से नाचते गाते हुए जंगल से पेड़ काटने में लग जाते हैं। हम देखते हैं कि काम खत्म हो जाने के बाद पुष्पा आराम से हाथ मुंह धो रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम केशव होता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे। पुष्पा का वैसे भी कोई साथी नहीं था तो वो उसे ही अपने साथ रख लेता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। हम देखते हैं कि DSP गोविंद अब पूरी पुलिस फोर्स को ही लेके आ जाता है, क्योंकि उसने तो ठान लिया था कि वो गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़ कर ही रहेगा। पुष्पा उन्हें देख के डरता नहीं बल्कि एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है। फिर ये देखकर सभी लोग पत्थर उठा के पुलिस वालों को मारने लग जाते हैं। पुलिस वाला एक्शन लेते हुए हवाई फायरिंग करता है और फिर आगे बढ़ने लगता है, जिससे कि सब मजदूर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। पुष्पा भागने के बजाय ट्रक को लाल चंदन की लकड़ी से लोड करता है और उसे वहाँ से लेके जाने लग जाता है। गोविंद उसका ही पीछा करने लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर वो देखता है कि पुष्पा पैदल ही चलकर आ रहा था और उसने ट्रक कहीं छुपा दिया था। DSP गोविंद उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ उसे लटका के डंडों से उसकी सुताई करता है, लेकिन पुष्पा इतनी मार खाने के बाद भी ट्रक की लोकेशन नहीं बताता, बस हंसते जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा पुलिस वाला आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम्हारे खानदान में कौन कौन है। ये बात सुनकर पुष्पा काफी इमोशनल हो जाता है और तब हमें यहाँ एक स्टोरी बताई जाती है। मूवी थोड़ा
सा फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि बचपन में पुष्पा अपनी माँ के साथ स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि एडमिशन कराने से रोक देता है और कहता है कि इसके पिता का नाम गलत है क्योंकि इसके पिता है ही नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो आदमी के पिता थे उनका पुष्पा की माँ से संबंध था और उन्हीं से पुष्पा जन्मा था। लेकिन अब पिताजी की मौत हो चुकी थी तो उनके बड़े बेटे मोहन ने पुष्पा और उसकी माँ को अपनाने से मना कर दिया था और मोहन पुष्पा का सौतेला भाई था। मोहन पुष्पा को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम सिर्फ पुष्पा राज है और कुछ भी नहीं। इस बात से पुष्पा को काफी गहरा असर होता है, जिसकी वजह से तभी से वो एक कंधे को ऊपर उठाकर चलने लगा था। कहानियां प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला पुष्पा को खिलाने पिलाने के लिए एक होटल में लाया होता है। तभी वहां पर उसे केशव भी मिल जाता है। अब वहां पर दो आदमी आते हैं जिनका नाम जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी होता है, जो कि दोनों भाई होते हैं और जो लाल चंदन सप्लाई करने का काम था वो उनके ही अंडर आता था। जॉली रेड्डी काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म का था और वह एक नशेड़ी और लड़कियों के साथ गलत काम करने वाला आदमी था। और वहीं जक्का रेड्डी इस पूरे लाल चंदन के बिजनेस को संभालता था। वैसे तो ये तीन भाई हैं, लेकिन तीसरे भाई के बारे में आपको आगे पता चलेगा। जो ट्रक में माल था जिसे पुष्पा ने छुपा दिया था, उसी के बारे में पता करने के लिए ये दोनों आए होते हैं। तो वो पुष्पा से ट्रक के बारे में पूछते हैं। पुष्पा कहता है कि आपका माल मैंने छुपा दिया और पुलिस के हाथ आने नहीं दिया, जबकि उन्होंने मुझे इतना मारा तो भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला, तो उसके लिए कीमत तो लगेगी, जो कि है पूरे 5 लाख रुपए। ये सुनकर जॉली रेड्डी गुस्सा जाता है कि एक मजदूर उसके ही माल का पैसा मांग रहा है। लेकिन जक्का रेड्डी समझता है कि आदमी भरोसे वाला है, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी उसने मुंह नहीं खोला, तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पुष्पा उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा कुआं बना हुआ था और तब हमें यहाँ पता चलता है कि पुष्पा ने उसी कुएं के अंदर ही पूरा ट्रक डुबा दिया था। पुष्पा ने ऐसा करके जक्का रेड्डी का भरोसा जीत लिया था और उसे उसी वक्त 5 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। पुष्पा उनके साथ ही गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, लेकिन जॉली रेड्डी उसे गाड़ी में बैठने नहीं देता, बल्कि उसके मुंह पर कुछ पैसे मारकर ऑटो से जाने के लिए कह देता है। इस बात से पुष्पा का ईगो एकदम हर्ट हो जाता है। तब वो केशव से कहता है कि मैं आया गाड़ी में था तो जाऊंगा भी गाड़ी में ही, इसलिए जो पैसे मिले हैं उन पैसों से वैसे ही गाड़ी लेकर आओ। पुष्पा वैसे ही सेम लाल रंग की गाड़ी खरीद लेता है और अपनी माँ के पास जाता है और तब उसकी माँ काफी खुश हो जाती है। अब पुष्पा जक्का रेड्डी के घर जाता है क्योंकि उसने ही उसको बुलाया था। तब हम यहाँ पर जॉली और जक्का के बड़े भाई कोंडा रेड्डी को देखते हैं, जो कि इस बिजनेस के हर गलत काम को संभालता था और उसके लिए लोगों को मारना काटना बहुत ही आम बात थी। लेकिन बस एक बात थी कि इसी मार काट में उसने अपना एक हाथ गवा दिया था। कोंडा रेड्डी अपने आदमियों को मार रहा होता है क्योंकि उनकी वजह से ही उसका माल पकड़ा जाने वाला था। आदमी लोग बताते हैं कि ट्रक से माल ले जाने पर बहुत खतरा रहता है और इतने सारे चेक पोस्ट पड़ते हैं कि माल पकड़ा ही जाता है। तभी पुष्पा बीच में बोलता है कि गाना गाने ना आता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि गाना खराब है, और जो काम ये नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। जॉली रेड्डी और बाकी सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो उसे एक मामूली मजदूर ही समझ रहे थे। तभी पुष्पा अपना आइडिया कोंडा रेड्डी को बताता है और तब कोंडा रेड्डी उसका आइडिया सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। पुष्पा का आइडिया ये था कि जिस ट्रक में दूध ले जाया जाता है उसे आधे से काट देना, फिर उसमें लाल चंदन भर के उसको सील कर देना और उसके ऊपर से दूध डाल देना, तो कभी कोई समझ ही नहीं पाएगा कि उसमें लाल चंदन छुपा कर ले जाया जा रहा है। इसी आइडिया को अपनाते हुए अब पुष्पा लाल चंदन की तस्करी करने लग जाता है और तब गोविंद समझ भी नहीं पाता कि क्या घोटाला चल रहा है। अब एक दिन पुष्पा दूध भरवाने के लिए एक जगह पर जाता है। तभी वहाँ पर उसे श्रीवल्ली नाम की लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो उससे आकर्षित हो जाता है और उसकी आंखें उस पर ही जाकर अटक जाती हैं, जैसे कि उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया हो। अब पुष्पा काम के बहाने डेली ही वहाँ आकर उसे देखने लग जाता है और उम्मीद करता है कि श्रीवल्ली भी उसे वैसे ही देखे जैसे कि वो उसे देखता है, लेकिन श्रीवल्ली कभी भी उसकी तरफ एक झलक भी नहीं देखती। अब एक दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई होती है, लेकिन टिकट काफी महंगा मिल रहा होता है। तभी वहाँ पर केशव आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को टिकट के पैसे दूंगा, लेकिन श्रीवल्ली को पुष्पा की तरफ देखकर मुस्कुराना होगा। अब उन सभी को तो अपने फेवरेट हीरो की मूवी देखनी थी और बस मुस्कुराने का पैसा मिल रहा था, तो श्रीवल्ली ऐसा करने के लिए मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली पुष्पा के पास जाती है और उसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है, जिसे देखकर पुष्पा काफी खुश हो जाता है और ये सोचने लग जाता है कि श्रीवल्ली भी उससे प्यार करती है। वो तुरंत ही श्रीवल्ली के पास पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए बातें करने लग जाता है। श्रीवल्ली तब सब कुछ बक देती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे मुस्कुराने के पैसे दिए थे, इसीलिए मैं मुस्कुरा रही थी, वरना
वरना मैं तो तुम्हें भाव भी नहीं देती। अब ये सुनकर पुष्पा का पूरा पोपट हो जाता है और तब वो केशव को पकड़कर मारने लग जाता है। लेकिन तभी वो कहता है कि अगर 1000 रुपए में वो मुस्कुराने के लिए मान गई तो उसे 5000 दे दो और कहो कि मुझे किस करे। केशव ये सुनकर काफी भौचक्का रह जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पुष्पा ने कहा था कि वो एक लड़की है, किसी की जागीर नहीं कि पैसे देकर हासिल कर लिया। लेकिन अब खुद पुष्पा ही ऐसा करने के लिए कह रहा था। अब हम देखते हैं कि डीएसपी गोविंद दूध के नीचे लाल चंदन छुपा कर ले जाने वाली तरकीब को पकड़ लेता है और तब वो 2 आदमियों को धर दबोचता है। दोनों आदमी काफी डर जाते हैं और बोल देते हैं कि ये सब पुष्पा का ही आइडिया था। गोविंद कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे खबरी का काम करना होगा और सारा माल कहाँ जाता है कहाँ आता है सब बताना होगा और उसके लिए तुम्हें 50 लाख मिलेगा। पैसों के लालच के चक्कर में दोनों लोग खबरी बनने को मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रीवल्ली 5000 में पुष्पा को किस करने के लिए मान गई थी, तो वो पुष्पा के पास आती है। फिर दोनों लोग किस करने के लिए अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी श्रीवल्ली रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी करने का मन नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ने पैसों के चक्कर में मुझे भेज दिया, लेकिन मैं अपनी पहली किस अपने पति को ही देना चाहती हूँ। श्रीवल्ली अब जोर जोर से रोने लग जाती है और तब उसकी दोस्त उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। पुष्पा कहता है कि मैंने उसे पैसे दिए हैं तो मैं उससे किस लेकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसका पति ही बनना पड़े। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मंगल शीनू होता है और यही मेन आदमी था जिसको सब लोग माल बेचते थे और फिर मंगल शीनू लाल चंदन को बाकी बड़े सप्लायर्स को बेचता था। मंगल शीनू अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता था और अगर कोई उसे धोखा दे तो उसे मौत के घाट उतार देता था। मंगल शीनू कोंडा रेड्डी के पास आता है और अपना सारा माल उसको छुपा कर रखने को कह देता है, क्योंकि उसे शक था कि शायद पुलिस उसके माल को ढूंढ रही है। कोंडा रेड्डी पूरा माल अपने खुफिया अड्डे पर रखने के लिए मान जाता है, क्योंकि कोंडा रेड्डी मंगल शीनू को ही अपना माल बेचता था, इसलिए उससे अच्छे संबंध बनाए रखना ही जरूरी था। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मोरगलिस होता है और वो मंगल शीनू का साला होता है, जो कि मंगल शीनू के लिए मार काट का काम करता था। मंगल शीनू को चिंता थी कि कहीं यहाँ भी उसका माल पकड़ा न जाए, तो कोंडा रेड्डी बताता है कि पुष्पा नाम का एक लड़का मिला है जो कि इस काम के लिए सही रहेगा, क्योंकि जब से उसने काम संभाला है तब से हमारा माल पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। अब एक दिन पुष्पा उस अड्डे पर आता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी काम नहीं कर रहा है। पुष्पा के पूछने पर पता चलता है कि जॉली रेड्डी ने यहाँ अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया है, इसीलिए कोई काम नहीं हो पा रहा। पुष्पा जब कमरे में जाता है तो देखता है कि एक लड़की वहाँ बैठी हुई थी जिसकी हालत ठीक नहीं थी। पुष्पा समझ जाता है कि ये जॉली नहीं किया होगा, तो वो लड़की को अपनी शर्ट उड़ाकर उसे घर छोड़ने के लिए कह देता है। तभी पुष्पा के पास कोंडा रेड्डी का फोन आता है और बताता है कि पुलिस को हमारे अड्डे के बारे में पता चल गया है, तो किसी भी तरह हमें सारे माल को वहाँ से हटाना होगा। अब वहाँ पर हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो उन्हें इतने कम टाइम पर हटा पाना काफी मुश्किल ही था। लेकिन तभी पुष्पा को एक आइडिया आता है और वो लकड़ियों को नदी में फेंकने लग जाता है और वहीं केशव को पैसे देकर भेज दिया होता है कुछ करने के लिए। सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियों को नदी में फेंकना शुरू कर देते हैं और पुलिस के आते आते सब लकड़ियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। उधर केशव एक डैम के पास पहुँच जाता है और पैसे देकर डैम को बंद करवा देता है और तब सारी लकड़ियाँ वहीं पर आकर जमा हो जाती हैं और जो पुष्पा ने दिमाग लगाया था उसमें कामयाबी मिल जाती है। डीएसपी गोविंद को वहाँ पर लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता, जिस बात से उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है और पुष्पा से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम तो जानवर से भी बदतर हो। पुष्पा कहता है कि इस दुनिया से बदतर कुछ भी नहीं है, इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दी है और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी और हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गोविंद कहता है कि आज भले ही तू जीत का जश्न मना ले, लेकिन आने वाले समय में तू हार का मातम ही मनाएगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। पुष्पा ने जो करोड़ों का माल पुलिस से बचाया था उसके लिए वो सबका हीरो बन गया था, तो उसी के खुशी में मंगल शीनू एक पार्टी रखता है जहाँ पर सभी बड़े गुंडे और मंत्री आए होते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि 2 आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि मंगल शीनू माल को 1 करोड़ में बेचता है और बाकी सबको 25 लाख ही देता है, तो इस तरह से सारे पैसे वो अपने पास ही रख रहा है। ये सारी बात पुष्पा सुन लेता है तो वो कोंडा रेड्डी को जाकर बताता है और कहता है कि हमें और ज्यादा पैसे की डिमांड करनी चाहिए। कोंडा रेड्डी कहता है कि हम ऐसे ही पैसे बढ़ाने की बात नहीं कर सकते, वरना उसे बुरा लग गया तो हमारे रास्ते लग जाएंगे, लेकिन तुम जाकर उससे बात कर सकते हो और अगर वो मान गया तो आधा हिस्सा तुम्हारा हुआ। पुष्पा उस टाइम कोई भी एक्शन नहीं लेता और उस बात को टाल देता है, क्योंकि उस समय वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसी पार्टी में श्रीवल्ली के पिता भी आए होते हैं, क्योंकि वो कोंडा रेड्डी के साथ ही काम करते थे। केशव उनसे कहता है
कि पुष्पा आपकी लड़की के लिए सही रहेगा और वो मुल्लेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। पुष्पा के जो पिताजी थे वो एक टाइम पे बहुत ही जाने माने आदमी थे, तो उनका नाम सुनते ही श्रीवल्ली के पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पुष्पा और उसकी माँ सभी लोग शादी के लिए श्रीवल्ली के घर आ गए होते हैं और सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा का सौतेला भाई मोहन आ जाता है और वो सभी लोगों के सामने कहता है कि पुष्पा एक नाजायज औलाद है और उसका मेरे पिता से कोई संबंध नहीं है। वो ऐसे ही पुष्पा की माँ की भी बेइज्जती करते जा रहा होता है, जिससे कि पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। इसी झड़प में पुष्पा की माँ को चोट आ जाती है, तो पुष्पा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। पुष्पा के सौतेले भाई ने बचपन से लेकर आज तक जो पुष्पा के साथ गलत किया था उसको देखते हुए पुष्पा ये कसम खाता है कि अब चाहे जो हो जाए वो बड़ा आदमी बनकर रहेगा और किसी के आगे कभी झुकेगा नहीं। पुष्पा सीधा मंगल शीनू के पास जाता है और कहता है कि जो माल हम देते हैं उसका 1 करोड़ चाहिए, वरना मैं माल चेन्नई जाकर डायरेक्ट मुर्गन को बेचूंगा। पुष्पा उन्हीं लोगों के सामने उनके ही फोन से मुर्गन को कॉल लगा देता है और डायरेक्ट उसे ही माल बेचने की डील कर लेता है। इस बात से मंगल शीनू को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो उसके गुंडे पुष्पा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक एक करके सब धराशाही हो जाते हैं। पुष्पा जाते जाते कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। अब पुष्पा 5 टन लाल चंदन लेकर डायरेक्ट मुर्गन से मिलता है और उससे हर एक टन के लिए 1.5 करोड़ की डील फिक्स कर लेता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को बिना बताए ही मुर्गन से मिलने आ गया था, लेकिन जब पुष्पा उन्हें कीमत बताता है तो कोंडा रेड्डी भी इसके लिए हामी भर देता है और तब पुष्पा कोंडा के बिजनेस का आधा हिस्सेदार बन जाता है। अब जॉली रेड्डी को उन 2 लोगों के बारे में पता चल गया था जिन्होंने डीएसपी गोविंद को उनके अड्डे की खबर दी थी, तो वो उनको पकड़ के बहुत मारता है और उन 2 में से एक श्रीवल्ली के पिता होते हैं। जॉली रेड्डी को पता चलता है कि उस आदमी की एक बेटी है जो कि उसे पहले से ही पसंद थी। जॉली श्रीवल्ली के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें सज धज के मेरे पास आना होगा और मेरे साथ रात बितानी होगी, नहीं तो मैं तेरे पिता को मार डालूंगा। श्रीवल्ली अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। श्रीवल्ली तैयार होने के बाद जॉली के पास नहीं बल्कि पुष्पा के पास जाती है और तब उसे पूरी बात बता देती है। उन दोनों के शादी के टाइम जो हुआ था उसके बाद से पुष्पा ने श्रीवल्ली के आसपास जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि श्रीवल्ली उससे प्यार नहीं करती। लेकिन तभी श्रीवल्ली बताती है कि उसने जब पहली बार उसे देखा था तभी ही पसंद कर लिया था, इसीलिए वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं सब कुछ पहले अपने पति के साथ ही करना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें ही अपना पति मानती हूँ, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ गुजार लो, फिर उसके बाद मैं जॉली के पास चली जाऊंगी। पुष्पा भले ही मुंह बना के बैठा था, लेकिन वो श्रीवल्ली से प्यार तो करता ही था, तो वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर जॉली के पास जाता है, तब पुष्पा जॉली को कपड़े की तरह धो धोकर एकदम निचोड़ डालता है। जॉली मरी हुई हालत में पुष्पा से कहता है कि मैं ये अपने भाई को नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं खुद तुमसे बदला लूंगा, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। पुष्पा जॉली को एकदम हल्के में लेते हुए श्रीवल्ली के साथ आराम से निकल जाता है। अगले दिन हम जॉली को हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन तब वो अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसे किसने मारा है। हम देखते हैं कि केशव परेशान हो रहा होता है कि कहीं कोंडा रेड्डी को पता न चल जाए कि जॉली को पुष्पा नहीं मारा है, नहीं तो तब कोंडा रेड्डी मौत बनकर उनके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन पुष्पा को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोंडा रेड्डी आ जाता है और पैसे लेने के लिए पुष्पा को अगले दिन साथ में चलने को कहता है। अगली सुबह कोंडा रेड्डी पुष्पा के साथ पैसे लेने के लिए निकल जाता है। तभी इधर हम देखते हैं कि केशव को पता चलता है कि कोंडा रेड्डी जब कल मिलने आया था तब उसने सारी बातें सुन ली थी और उसे पता है कि उसके भाई को पुष्पा नहीं मारा है। हम देखते हैं कि कोंडा और जक्का रेड्डी ने पुष्पा को पकड़ लिया होता है और उसे लात घूंसे मारने के बाद गोली से उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मंगल शीनू का साला मोर्गलिस अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और उसी वक्त गोली लगने की वजह से कोंडा रेड्डी मारा जाता है। अब वहाँ दोनों गुट में फायरिंग होना शुरू हो जाती है और बारी बारी सभी लोग मारे जा रहे होते हैं। पुष्पा कैसे भी करके अपने आप को रस्सी से आजाद कर लेता है और तब वो जक्का रेड्डी को मोर्गलिस से बचा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि आगे चलकर जक्का रेड्डी उसके काम आने वाला है। पुष्पा ने मोर्गलिस को पकड़ लिया था। तब मोर्गलिस हंसते हुए कहता है कि मुझे चुपचाप छोड़ दे, वरना मंगल शीनू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पुष्पा ने तो कसम खा रखी थी कि वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, तो वो तुरंत ही मोर्गलिस के भेजे को उड़ा देता है और उसकी कहानी का दी एंड हो जाता है। पुष्पा ने मंगल शीनू के साले को मारकर अब उसे अपना दुश्मन बना लिया था, जो कि कभी कोई ऐसा होने देना नहीं चाहता था। पर अब पुष्पा ने तो अपनी हदों को पार करते हुए आगे बढ़ने का सोच लिया था। अब हम देखते हैं कि शहर के
एमएलए ने इस धंधे में शामिल सभी लोगों की मीटिंग बुलाई होती है, जिसमें कि पुष्पा और मंगल शीनू भी शामिल होते हैं। पुष्पा बताता है कि मंगल शीनू हमसे माल लेकर ज्यादा दाम में बेचता है, तो अगर इसे हटाकर हम डायरेक्ट माल बेचे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा और सबके झोली में पैसा ही पैसा आएगा। एमएलए पुष्पा की बातों को सुनकर काफी प्रभावित हो जाता है और तब सभी से कहता है कि सभी लोग पुष्पा को ही माल बेचेंगे और वही अब बिजनेस को संभालेगा। पुष्पा अब इस इलीगल काम का मेन लीडर बन चुका था और एमएलए भी अब सीएम बन जाता है, तो सारे गैर कानूनी काम उसके लिए आसान हो गए थे और उन्हें रोकने वाला कोई भी बड़ा दुश्मन नहीं बचा था, क्योंकि गोविंद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। पुष्पा ऐसे ही करते हुए पॉलिटिक्स में भी शामिल हो जाता है और अब वो बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बन जाता है। इतना अमीर कि अगर उसके सामने कोई भी खड़ा होता तो उसके ऊपर पैसों की बरसात कर देता था, जिससे कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा हो ही नहीं पाता था। वहीं जॉली रेड्डी भी उस हालत में नहीं था कि पुष्पा से बदला ले सके और मंगल शीनू भी अब हार मान चुका था, क्योंकि उसके हाथ से सारी पावर जा चुकी थी। अब हम देखते हैं कि शहर में एक नया पुलिस वाला आता है जिसका नाम भंवर सिंह होता है और वो काफी टेढ़ा किस्म का आदमी था जो दिमाग घूमने पर कुछ भी कर सकता था। श्रीवल्ली के परिवार ने पुष्पा को एक्सेप्ट कर लिया था, तो उनकी शादी भी तय हो गई थी। तो उसी शादी का कार्ड देने के लिए पुष्पा भंवर सिंह से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। पुष्पा कमीशन के तौर पर भंवर सिंह को 1 करोड़ देता है और कहता है कि ये हर महीने आता रहेगा। भंवर सिंह एक एक करके सारे नोट गिनता है और कहता है कि कुछ तो कमी लग रही है। पुष्पा के साथ आए सभी लोग दोबारा नोट गिनते हैं, लेकिन सब सही निकलते हैं, पर भंवर सिंह फिर भी यही कहता है कि कुछ तो कमी लग रही है। भंवर सिंह पुष्पा के खानदान को लेकर उसकी बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है कि दोनों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, लेकिन मेरी शर्ट में ब्रांड है, पर इसका तो कोई ना लेबल है ना ही कोई ब्रांड है, इसलिए इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। तभी पुष्पा उसे सर कहकर पुकारता है। तब भंवर सिंह कहता है कि हाँ, अब तक इसी की कमी लग रही थी। वो कहता है कि अब से कौन सा पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा सब मैं डिसाइड करूंगा, और जिस तरह से अभी मुझे सर बोला है वैसे ही मुझे इज्जत देनी होगी। पुष्पा उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से पुष्पा भंवर सिंह की सारी बातें मानने लगा था और उसी के इशारों पे नाचने लगा था, जैसे कि कोई जादू कर दिया हो। ऐसे ही करते हुए अब पुष्पा की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। हम देखते हैं कि पुष्पा और भंवर सिंह एकदम जय वीरू की तरह मस्त पार्टी करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। पुष्पा कहता है कि आपको पता था कि मेरा कोई खानदान नहीं है और न ही मेरा बाप है, तब भी आपने उस दिन मेरी बेइज्जती की और मेरी माँ को बेइज्जत किया। पुष्पा भंवर सिंह की बंदूक लेकर अपने हाथ पे ही गोली मार लेता है और कहता है कि ये जो खून बह रहा है वो मेरे पिता का है और ये मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता और ये खून ही मेरा ब्रांड है। पुष्पा बंदूक के दम पर भंवर सिंह के सारे कपड़े उतरवा देता है और फिर अपने कपड़े भी उतार देता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं ऐसी हालत में भी कहीं जाऊं तो भी लोग मुझे पुष्पा राज ही बोलेंगे, लेकिन अगर तू ऐसे बिना वर्दी के निकल गया तो एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता बल्कि कैरेक्टर में होता है। पुष्पा जाते जाते कहता है कि जो माल जहाँ जाना होगा जाएगा और जो पैसा आना होगा आएगा, लेकिन अब एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी और अब तेरे पास बस नकली इज्जत बचेगी और बाकी सब कुछ मैं छीन लूंगा। पुष्पा अब उसी हालत में शादी के मंडप में पहुंच जाता है। तब वहां मौजूद सभी लोग उसे ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। श्रीवल्ली उसकी हालत देखकर सवाल करती है कि आखिर वो गया कहाँ था। पुष्पा कहता है कि पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था, तो उसे समझाने गया था कि पुष्पा फायर है। उधर भंवर सिंह अब पूरी तरह से पुष्पा को खत्म करने के लिए पागल सा हो चुका था और इधर पुष्पा भी भंवर सिंह से टक्कर लेने के लिए तैयार था और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है ये किसी हीरो की नहीं बल्कि एक विलन की कहानी को बताती है कि कैसे वो गलत काम करते हुए आगे बढ़ा और अमीर बना। ये मूवी अच्छाई वर्सेस बुराई की नहीं बल्कि बुराई वर्सेस बुराई की ही है, क्योंकि इस मूवी का हर कैरेक्टर अच्छाई से ज्यादा बुरे काम करने में ही माहिर है, तो हम किसी को भी हीरो तो नहीं मान सकते। पुष्पा का जो कैरेक्टर है उसे जब हम देखते हैं तो उसकी स्टाइल और उसका काम करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता है और मन करता है कि काश हमारा भी इतना भौकाल हो पाता या हम भी ऐसे स्टाइल मार पाते। लेकिन असलियत ये है कि अगर हम रियल लाइफ में पुष्पा बनने की कोशिश करेंगे तो हम सीधा जेल में नजर आएंगे, क्योंकि पुष्पा जो काम करता है वो देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन कानून के नजर में तो गलत ही है। इस मूवी को लेकर काफी मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर हम इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आपको देखने में मजा भी आएगा, लेकिन जब आप ये सोचकर देखेंगे कि इस मूवी से कुछ सीखने मिले तब ये मूवी गड़बड़ा जाती है। कुछ चीजें हैं जो इसमें सही नहीं लगती, लेकिन इसका
अगला पार्ट भी आएगा, तो अगर उसमें ये चीजें सही हो जाती हैं तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि पुष्पा जो गैर कानूनी काम करता है उसे हीरो की तरह दिखाया गया है, और जो पुलिस इस गैर कानूनी काम को रोकने की कोशिश करती है उसे विलन की तरह दिखाया गया है। पुष्पा का ये मानना है कि ये दुनिया बहुत बुरी है और अगर यहाँ जीना है तो हमें भी बुरा बनना ही होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ, मेरे ख्याल से सभी सहमत होंगे कि जालिम दुनिया में रहना है तो थोड़ा तो टेढ़ा बनना होगा। लेकिन अगर ऐसे ही सोचकर हर इंसान पुष्पा बनने लग जाएगा तो भारत की जेल ठसाठस भरी ही मिलेगी, क्योंकि असल जिंदगी में उसकी जगह वही है। इस मूवी को जब आप देखेंगे तो इसकी कहानी आपको कुछ कुछ KGF की याद दिला सकती है, लेकिन मूवी के एंड होने पर उस तरह की एक्साइटमेंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती जैसे बाहुबली 2 के आने की थी या KGF 2 के आने की है। अब एक्टिंग की बात करें तो अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रोल को इस तरह निभाया है कि उनके अलावा पुष्पा के कैरेक्टर में हम किसी और को देख ही नहीं सकते। उन्होंने खुद को पुष्पा के रोल में इस कदर ढाला है कि हम एक टाइम पर भूल ही जाते हैं कि हम अल्लू अर्जुन को देख रहे हैं, बल्कि ऐसा ही लगता है कि हम किसी पुष्पा नाम के आदमी की ही कहानी देख रहे हैं। और यही सब चीजें बताती हैं कि वो कितने अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने इस फिल्म के लिए कितनी मेहनत की है। रश्मिका ने जो श्रीवल्ली का कैरेक्टर निभाया है वो हमें सही ही देखने को मिलता है। हालांकि श्रीवल्ली के कैरेक्टर को कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, बल्कि जिस तरह हम ज्यादातर मूवीज में देखते आ रहे हैं वैसे ही श्रीवल्ली को प्रेमिका के कैरेक्टर में सीमित कर दिया गया है। बाकी मुझे मंगल शीनू यानी सुनील की एक्टिंग काफी अच्छी लगी, क्योंकि उन्हें ज्यादातर कॉमेडी करते हुए ही देखा गया है, पर इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने विलन का रोल निभाया है वो काफी काबिले तारीफ है। वहीं पुष्पा के दोस्त केशव के किरदार को निभाने वाले जगदीश ने भी काफी अच्छी एक्टिंग करी है। और मूवी के आखिरी 25 मिनट में फहद फाजिल यानी भंवर सिंह की एंट्री होना हमें यही बताता है कि सेकंड पार्ट में उनका मेन रोल होने वाला है। भले ही इस पार्ट में उनको कम टाइम मिला, लेकिन उम्मीद है कि अगले पार्ट में वो कई लोगों को अपने भंवर में फंसाने वाले हैं। और जो लोग एक्टिंग को समझते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि फहद फाजिल कितने मंझे हुए कलाकार हैं। वहीं बाकी जितने भी कलाकार हैं उन्होंने अपने किरदार को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करते हुए अपने कैरेक्टर को सही निभाया है। मुझे मूवी के गाने काफी अच्छे लगे और सुनने में काफी मजा आती है, और मुझे लगता है कि मूवी को हिट कराने के पीछे अल्लू अर्जुन और मूवी के गानों का बड़ा हाथ है। एट लास्ट बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपको एक्शन और मारधाड़ पसंद है तो ये मूवी आपको बेहद पसंद आएगी। ओवरऑल ये काफी सही मूवी है, लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो फिल्म में काफी खामियां देखने को मिल सकती हैं, तो इसे बस एंटरटेनमेंट के लिए देखा जा सकता है। इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं, और ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। तो ये था एक्सप्लेनेशन पुष्पा मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।